इसकी जो सीरीज चल रही थी उसको आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं जो चौथा चैप्टर है, और वो चैप्टर कौन सा है, तो बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली। देखते हैं कि भारत में कितने प्रकार के बैंक है, बैंक कैसे काम करते हैं, उनका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में बैंकिंग सिस्टम आया कब से, आरबीआई कैसे रेगुलेशन करती है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आरबीआई का रेगुलेशन, उसके टूल्स, उसके उपकरण कैसे प्रयोग करता है, मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करता है, वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। और ये जो तीसरा चैप्टर है, चैप्टर 4 है ये, चौथा, और इसमें हम देखेंगे बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम, भारत में बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो बैंक है वो है आरबीआई। आरबीआई सबसे महत्वपूर्ण बैंक है, और आरबीआई का स्थापना जो हुआ था वो 1934 के अधिनियम से लागू जो हुआ वो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का गठन हुआ है। अधिनियम कौन सा था, तो आरबीआई एक्ट 1934। और पहले तो बात यह है कि इसका हेड क्वार्टर जो था, हेड क्वार्टर वो पहला था कलकत्ता जब बना था, तो साथ में इसको बाद में 1937 में इसको मुंबई कर दिया गया, मुंबई कर दिया गया। ध्यान से देखिए, तो कोई आपसे पूछे कि आरबीआई का गठन कब हुआ, तो 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 में उसका गठन हुआ। उसका पहले हेडक्वार्टर क्या था, जब वो बना था तो कोलकाता उसका हेडक्वार्टर हुआ करता था, बाद में मुंबई को हेडक्वार्टर बना दिया गया। साथ में इसका नेशनलाइजेशन हुआ, मतलब वो भारत सरकार का अधीन हुआ, वो हुआ 1949 में। और वो क्या था, तो भाई ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एक्ट 1948 के तहत 1949 में भारत सरकार के अधीन हो गया। ये आरबीआई का इतिहास है। 34 में गठन, 35 में लागू हो गया, भारत अधिनियम से आया था, ये लॉ से बना था। उसके बाद भारत सरकार के अधीन ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एक्ट 1948 के तहत 1949 में भारत सरकार के अधीन हो गया। ये है आरबीआई का पूरा मसला। अब देखिए आरबीआई का काम क्या है। यदि कोई आपसे पूछे कि आरबीआई का काम क्या है, तो हमने पूछा जाए तो आरबीआई का क्या काम है भाई, क्या क्या काम करती है आरबीआई। भारत में आरबीआई इतना महत्वपूर्ण है, तो आरबीआई का काम क्या क्या है, तो इसको देखते हैं। पहला तो मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करना, मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करना, पहला काम तो इसका ही है, मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करता है। मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करने का मतलब है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, कैसे मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को मैनेज करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को मैनेज करना है, साथ में एक्सचेंज रेट है, जो विनिमय दर है डॉलर और रुपए के बीच का, उसको कैसे बैलेंस करना है। मॉनेटरी पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी होता है। तो ये कौन करता है, तो आरबीआई। पहला काम तो इसका रेगुलेटिंग बॉडी है, मतलब सबका रेगुलेशन करना है ये सारे सिस्टम को। दूसरा इसका काम क्या है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट
या स्टेट गवर्नमेंट जीओवीटी के बैंक्स का काम करती है। बैंक्स दूसरा काम कोई आपसे पूछे कि आरबीआई का दूसरा काम क्या है, तो बताना है कि सर आरबीआई एक तो मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करती है, दूसरा ये बैंक्स का काम करती है। तो किसके बैंक के काम करती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बैंक के काम करती है। ये सबके लिए बैंक का काम करती है। एक्सेप्शनल केस है सिक्किम, सिक्किम को छोड़ दिया जाए तो सिक्किम के छोड़ के सारे जितने भी स्टेट है उसके बैंक का काम है। ये सारे जो स्टेट है, राज्य है, उसके कैपिटल में इसका हेडक्वार्टर है। भारत में जितने राज्य है उस राज्य के जो कैपिटल है, राजधानी है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर होता है। ये आम पब्लिक के लिए बैंक नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करती है। ये वही तीसरा महत्वपूर्ण है कि ये बैंकों के भी बैंक है, बैंक ऑफ बैंक्स। तीसरा इसका काम है जो बैंक्स हैं बहुत सारे भारत में, उसको रेगुलेट करना भी, साथ में उन बैंकों का भी बैंक है, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ती है बैंक को लोन लेने के लिए, यदि मार्केट से उसको नहीं मिल रहा है तो आखिरी जो बंदा है वो आरबीआई है। और इसलिए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी बोला जाता है इसको। मतलब ये सारे बैंकों के लिए लोन देने का भी काम करते हैं आरबीआई, सारे बैंकों के लिए जब भी जरूरत पड़ती है। हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में बैंक की जरूरत है तो वो आरबीआई से पैसा लेगी। साथ में ही ये बैंकिंग व्यवस्थाएं को नियंत्रण करती है, बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रण करती है, बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है। इसके साथ ही कोई बैंक अनुसूची बैंक बनेगा, शेड्यूल बैंक बनेगा, उसके बाद लाइसेंस देना भी इसका काम है। लाइसेंस भी प्रोवाइड करती है ये आरबीआई, तो लाइसेंस, अनुसूची बैंक के लाइसेंस देना भी इसका काम है। इसके साथ ही कुछ एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को भी रेगुलेट करती है। कुछ फिनटेक कंपनी है, फिनटेक जैसे पेटीएम हो, फोन पे हो, इनके भी रेगुलेट करना आरबीआई करती है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सारे एनबीएफसी को रेगुलेट नहीं करती है, लेकिन बहुत सारे एनबीएफसी को रेगुलेट करना इसका काम है। इसके अलावा आरबीआई जो फॉरेन रिजर्व है, उसका भी कस्टडियन आरबीआई है। जो कस्टडियन है फॉरेन रिजर्व का वो भी आरबीआई है। जैसे डॉलर हो, पौंड हो या येन हो, ये सारे के सारे उसकी कस्टडी किसके अधीन होता है? तो वो आरबीआई के अधीन होता है। उसको रेगुलेट करना भी उसका काम है। हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी में, मौद्रिक नीतियां में, कि वो फॉरेन एक्सचेंज को, जो एक्सचेंज रेट है उसको भी मैनेज करने की कोशिश करती है अपने उपकरणों से। तो ये भी काम है उसके फॉरेन रिजर्व को। साथ में गोल्ड के भी कस्टडियन है, और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है वो करेंसी। 1 रुपए को छोड़ के ये नहीं करती है। इसके बाद जितने भी रुपए हैं इसके ऊपर करेंसी छापने का काम, करेंसी प्रिंट करने का काम किसका है? तो आरबीआई का है। करेंसी भी छापती है,
1 रुपए का नोट आरबीआई का अधीन नहीं है। आप जानते हैं ये किसके अधीन है, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन होता है। 1 रुपए के ऊपर के नोट जितने भी है वो आरबीआई के अधीन है। उसका जो सिग्नेचर करता है आरबीआई के गवर्नर करता है। वहीं पर जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है वो 1 रुपए के नोट पर अपना साइन मारता है। तो ये भी काम आरबीआई का है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं नोट के बारे में। नोट 100% कॉटन से बना हुआ, कॉटन का यूज होता है और उससे बनता है हमारा कागज, और कागज ये 100% कॉटन का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो अब देखेंगे कि जो नोट होता है 100% कॉटन के पेपर से बना होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नोट होते हैं उस पे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। गवर्नर का सिग्नेचर होता है, उसके साथ प्रॉमिस होता है, उसका वादा। अब देखो, कोई भी जो करेंसी पेपर है जिसका नोट है उसका कोई वैल्यू नहीं होता। मतलब कहने का यह है कि जो नोट आपके पास है उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसके प्रॉमिस का वैल्यू है। जो गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर प्रॉमिस करता है, मैं वादा करता हूं, जो लिखा होता है और गवर्नर का सिग्नेचर होता है, उसी का वैल्यू है और उसी को फियाट मनी बोला जाता है। फियाट मनी बोला जाता है। सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों कि जो आपके घर में रुपए पड़े हैं, जो आपके पास करेंसी पड़ा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो है वादा। आरबीआई गवर्नर द्वारा वादा कि उसके अमाउंट में यदि आपको जरूरत पड़े तो गोल्ड दे देंगे, लेकिन उस करेंसी की वैल्यू नहीं है, उस वादे का वैल्यू है। तो वादा बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है जीवन में, इसलिए वादा करो तो निभाओ मेरे दोस्तों। क्योंकि देख लो, करेंसी पे वादा गवर्नर का होता है, तो वो वादा करता है कि ये नोट लीगल टेंडर रहेगा। लीगल जब तक रहेगा जब तक हमने वादा किया है। डिमोनेटाइजेशन में देखे, एक दिन में वादा, आरबीआई के गवर्नर ने वादा को तोड़ दिया और सारे के सारे जो नोट है वो बर्बाद हो गए, वो खत्म हो गए। सिंपल सी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो करेंसी है उसका वैल्यू नहीं है, वैल्यू है आरबीआई के गवर्नर का वादा। जब तक वो वादा करके रखेगा तब तक वो करेंसी लीगल रहेगी, लेकिन जिस दिन उसने अपना वादा तोड़ दिया वो करेंसी खत्म हो गई। जैसे डिमोनेटाइजेशन में हमने देखा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये है वादा, तो इसी को फियाट मनी बोला जाता है। यह प्रॉमिस है आरबीआई गवर्नर का कि जो नोट आपके पास है इसका वैल्यू है तब तक जब तक मैं कहूंगा। समझ में आया? तो अब देखिए दोस्तों, भारत में जो सिक्का बनता है वो 4 जगह पे बनता है। कहां कहां बनता है? तो सिक्का जो है, क्वाइन, भारत में 4 जगह पे बनता है, और वो है मुंबई, कोलकाता, और नोएडा। तो देखिए, भारत में जो क्वाइन है उसकी छपाई 3 जगह होती है। एक मुंबई में, एक कोलकाता में, एक हैदराबाद, और चौथा नोएडा में। वही आउट है, यहां पर नोट करेंसी है, उसकी छपाई 4 जगह होती है। पास में देवास एमपी, एक होता है देवास में, दूसरा नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटका, और सेलाबोनी वेस्ट बंगाल।
तो जो नोट की छपाई होती है वो भारत में कहां, करेंसी की छपाई कहां, देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटका और सोलाबनी वेस्ट बंगाल में। वहीं आप देखोगे कि ये दो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है जीओआई, और ये जो दो है वो आरबीआई का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। समझ में आए? तो कोई आपसे पूछे कि जो क्वाइन होता है, सिक्का होता है, उसकी छपाई कहां कहां, तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, 4 जगह है। वहीं पर करेंसी कहां छपता है, तो देवास में, नासिक में, मैसूर में और सलबोनी में जो वेस्ट बंगाल में है। यही देवास और नासिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधीन है, बाकी मैसूर और सलाबोनी जो है वो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन है। यहां अब देखिए, विश्व में 2 प्रकार के नोट छापने की प्रणाली है, सिस्टम है पूरे विश्व में। भारत, देखिए दोस्तों, तो ये नोट छपाई करने की जो प्रणाली है वो विश्व में 2 प्रकार से चलती है। एक तो होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। विश्व में 2 प्रकार का नोट की छपाई का आपके पास प्रणाली है, सिस्टम है। अब जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है वो भारत में चलता है। ये क्या होता है, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम में नोट की छपाई कैसे होती है, तो देखिए विश्व में नोट छापने का 2 तरीका होता है, एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम और दूसरा प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। अब देखिए, जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये भारत में चलता है, और ये कैसे होता है ये पद्धति, तो देखो इसके अनुसार जो भारत में 200 करोड़ रुपए का हमें 2 चीजें रखना होता है। एक से 15 करोड़ जो गोल्ड के रूप में हम रखते हैं, और उसके साथ ही 85 करोड़ रुपया वो एसडीआर आपका हार्ड करेंसी होता है। तो हमारा मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, मतलब नोट की छपाई करने के लिए हमें मिनिमम क्या 200 करोड़ रुपया रखा जाता है। इसमें 115 करोड़ रुपया गोल्ड के रूप में और 85 करोड़ रुपया हार्ड करेंसी के रूप में रखा जाता है, तब नोट की छपाई होती है। वहीं विश्व में प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम होता है, और बहुत सारे देश में, जो विकसित देश है उसमें प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम चलता है। और उसका मतलब क्या है कि प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में जितना करेंसी आपको छपना है वैसे ही रिजर्व जो है वो बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा आपको उसी प्रोपोर्शनल में रखना होगा। तो ये फर्क है मिनिमम रिजर्व सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में। आगे देखिए भारत में कितने बैंक्स होते हैं, कितने प्रकार के, तो टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया कितने प्रकार का है। तो यदि ऐसे कहोगे तो इसको बांट दिया जाए। तो भारत में कितने प्रकार के बैंक होते हैं, तो इसमें 2 प्रकार के बैंक होते हैं। एक तरीके से अनुसूची बैंक मतलब शेड्यूल बैंक, और दूसरा होता है नॉन शेड्यूल बैंक, इसका मतलब गैर अनुसूची बैंक। तो 2 प्रकार के बैंक होते हैं भारत में, अनुसूची और नॉन शेड्यूल बैंक। अब अनुसूची बैंक उसको बोला जाता है जो आरबीआई अधिनियम 1934 के 2nd शेड्यूल में शामिल है। कहने का मतलब यह है कि अनुसूची बैंक उसको कहा जाता है जो कि आरबीआई के अधिनियम 1934 के 2nd शेड्यूल में शामिल हो। अब 2nd शेड्यूल शामिल होने से फ़ायदा क्या है, यदि कोई बैंक अनुसूची बैंक है तो उसको सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा जो आरबीआई का है।
मतलब जैसे उसकी मॉनेटरी पॉलिसी। वहीं पर यदि कोई दिक्कत होता है, अब वहीं पर देखिए अनुसूचित बैंक को अलग अलग में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक दो प्रकार का होता है, पब्लिक और प्राइवेट बैंक। पब्लिक का मतलब होता है सरकारी बैंक, वहीं प्राइवेट है निजी बैंक। दूसरा है स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। और तीसरे नंबर का है वो आपका पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक का मतलब भुगतान बैंक। वहीं पर चौथा नंबर में है आपके आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक या ग्रामीण बैंक। और आखिरी में है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक का मतलब सहकारी बैंक। और सहकारी बैंक भी दो प्रकार का होता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब इतने सारे अनुसूचित बैंक होते हैं दोस्तों, एक एक करके सबको हम पढ़ेंगे डिटेल में अगले क्लास में। दोस्तों इतिहास है भारत का। भारत में बैंकिंग इतिहास क्या है, बैंक कब से बनना प्रारंभ हुआ, ये आजादी से पहले का मसला है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और छोटे जनरल कंपटीशन में तो खासकर पूछा जाता है। तो बैंक के इतिहास जरा हम ध्यान से देखते हैं। तो देखो बेटा, पहली बार 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान इसका किसने बनाया था? तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने पहला बैंक जो है इसको निर्माण किया था। भारत में जो पहला बैंक था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो 1770 में बना था अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा। लेकिन ये बहुत दिन तक टिका नहीं दोस्तों, ये बर्बाद हो गया, ये चौपट हो गया। तो बैंकिंग सिस्टम है जो अंग्रेजों के जमाने से ही हमारा। फिर उसके बाद 3 बैंकों का निर्माण किया गया और वो 3 बैंक कौन से थे? तो 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता था, बैंक ऑफ कोलकाता, जो कि 1809 में इसको बैंक ऑफ बंगाल बोला गया, बैंक ऑफ बंगाल। साथ में 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे का निर्माण किया गया, बैंक ऑफ बॉम्बे का। और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बना, बैंक ऑफ मद्रास बना। तो देखिए हमारा इतिहास है बैंकिंग सिस्टम का। 1770 में पहला बैंक का निर्माण हुआ जो कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने बनाया था। कुछ दिन तक चला और खत्म हो गया। उसमें उसके बाद 3 बैंक का निर्माण किया गया। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, जो कि 1809 में उसको बैंक ऑफ बंगाल बोला गया। उसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास का निर्माण किया था अंग्रेजों के समय में। तो ये 3 बैंक थे और ये 3 बैंक जो थे आगे चल के 1921 में इनका नाम पड़ा इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। यही जो 3 बैंक थे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों 1921 में इसको मर्ज कर दिया गया। और मर्ज करने के बाद इसको इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। और यही इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में एसबीआई का गठन होता है। तो भैया 1955 में एसबीआई इसी से बना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह है हमारा बैंकिंग इतिहास एसबीआई का। पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, उसके बाद कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। 1921 में ये तीनों मर्ज हो गए, जिसका नाम पड़ा इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी को 1955 में एसबीआई कहा जाने लगा, इसी को एसबीआई कहा जाने लगा। फिर
1865 में इलाहाबाद बैंक का निर्माण किया गया। ये वो बैंक था जो सेम नाम से आजादी के बाद चलता रहा 1865 में। उसके बाद 1881 में अवध ओरिएंटेशन बैंक का निर्माण किया गया, जो कि पहला ये बैंक था जो शेयर होल्डरों का बैंक था। शेयर होल्डर, इसमें शेयर होल्डर हुआ करते थे। और 1894 में पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का निर्माण किया गया, पीएनबी बनाया गया। और पीएनबी वो बैंक था जो आजादी के बाद भी सेम नाम से चलता रहा। साथ में ये पहला भारतीय बैंक था। भारतीय बैंक था, मतलब इसमें पैसा खाली भारतीयों को लगाया गया था, भारतीय ही इसमें शामिल थे। तो ये रहा आपका इतिहास बैंकिंग का।